जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो को शूट करने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपके लिए यूपीपीसी पीटी के लिए कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी पे शेयर बात करने आई हूँ, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि कैसे हमें हिस्ट्री में कम टाइम में करना है, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज काफी अच्छा खासा होता है यूपीपीसी के पीटी एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए लिस्ट बनाया है, जहाँ से जिन सेक्शन से वहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं, और दो तीन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी वो लास्ट में बताऊंगी कि आपको हिस्ट्री में करना क्या है, क्योंकि हिस्ट्री को किए बिना आप यूपीपीसीएस तो कंप्लीट क्रैक नहीं कर सकते। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपीपीसीएस पीटी के लिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एंशिएंट की हम बात करते हैं, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो थोड़े थोड़े इजी होते हैं। अगर मिडाइवल से हम कंपेयर करते तो थोड़े इजी होते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ क्षेत्रों को कहीं कहीं थोड़ा जान लेना जरूरी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वहाँ महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से यूपी में आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपको। और उन सबको वैसे जानना, 16 को जानना जरूरी है, लेकिन यूपी में जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। उसके बाद आपको उन क्षेत्रों की राजधानी को जानना है कि किनकी राजधानी, कौन से महाजनपद की राजधानी कौन थी, कौन सी जगह थी। उसके बाद आपको जानना है अशोक से संबंधित जो शिलालेख है उनके बारे में आपको जानना है। उन शिलालेख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मौर्य जो साम्राज्य है उनमें दो चीजें उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है, वो दो चीजें होती है। एक तो सबसे पहले जो राजस्व अधिकारी होते थे मौर्यकालीन समाज में, मौर्यकालीन साम्राज्य में, उनके नाम जानना है, उनका कार्य क्या है और किस विभाग से वो संबंधित है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको देखना है प्रशासनिक जो अध्यक्ष होते थे, अधिकारी होते थे, उनके नाम क्या है और उनके विभाग क्या होते थे, उनके कार्य क्या होते थे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, देखते हैं कहाँ क्या मिला है। स्पेशली जो क्वेश्चन होता है उसमें मैचिंग से क्वेश्चन आता है, कहाँ कौन सा क्या बात तब कहाँ मिला है, आपको लोथल में क्या मिला है, आपको हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ठीक है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे, ये सब आपको देखना है। हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है, उसके राइट है, उसके लेफ्ट बैंक पे है। ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। उसके बाद आते हैं हम बुद्ध से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं हैं, जितनी आप उनको जरूर देख लेंगे। उसके कम से कम एक सिनॉप्सिस बना लेंगे 15 से 20 पॉइंट्स के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्थित है, कुशीनगर भी स्थित है, तो ये बहुत जगह, दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आप इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी भी कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम इन चीजों की जब बात करते हैं, तो मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें जो सबसे बड़ी जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो कहाँ से आए थे, ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है कि सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे या शासक आए थे वो पहले, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। ये हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी में जरूर पूछा जाता है, तो इस यहाँ पे आप जरूर देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं पुराण से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, या वेद से पूछे जाते हैं, वेद से जरूर ही पूछे जाते हैं, कितने मंडल है, कितने, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको आप एक बार जरूर देख लेंगे वेदों से संबंधित। और ऋग्वेद, जितने सामवेद, यजुर्वेद, सबसे देख लेंगे। उत्तरवादी कालीन की जो समय की विशेषता थी, उत्तरवादी उनकी उस समाज की विशेषता क्या थी, ये आप जरूर देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद पुराण से आपको देख लेना है, 18 पुराण होते हैं, मत्स्य पुराण जो इम्पोर्टेंट है। जितने पुराण हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीपीसी में, तो वहां से आपको ये क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद आते हैं बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हालांकि उत्तर प्रदेश से बहुत लेना दे, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बुद्ध से रिलेटेड। अरण्यक से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे। अरण्यक 2 3 4 5 लाइन में उसको अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि एक व्यापार के सेक्शन, जो आर्थिक जो सेक्शन व्यवस्था होती है, उसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हालांकि हर एग्जामिनेशन में पीसीएस में कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन जरूर आता है कि जो हमारी वो थी व्यापार था, इंटरनेशनल जो हमारी ट्रेड था अलग अलग देशों के साथ, और कौन कौन से पोत थे, उन पोत का प्राचीन नाम क्या है,
और वो पोत अभी इंडिया के किस राज्य में स्थित है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और किस देश से कौन सा व्यापार होता था प्राचीन काल में, और किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये आप देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, एक या दो भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, तो आप देख लेंगे। महाजनपद से आप देख लेंगे ये सब। और आर्थिक व्यवस्था जो होती है, आप एक जरूर काम करेंगे, आप चाहे मिडाइवल पढ़े, एंशिएंट पढ़े या मॉडर्न, मॉडर्न की तो अलग बात है, अगर एंशिएंट या मिडाइवल की हम बात करते हैं, तो उसमें एक जो क्वेश्चन जो कॉमन होता है, हर जगह पूछा जाता है, वो होता है कि जो उनके आर्थिक व्यवस्था जो होती है और प्रशासनिक व्यवस्था, और उसमें जो दोनों में अधिकारी होते हैं, उनके नाम, उनके कार्य, उनके विभाग, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इनको आप कम से कम एंशिएंट से 15, करीब करीब 15 के आसपास जो उनके वो होते हैं, प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके नाम जान लेंगे, ठीक है। और 15 देख लेंगे आप मिडाइवल की। इतने करने पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं करना है। कभी भी बहुत ज्यादा कोई लिस्ट बना के आप उसमें करेंगे, ट्रैक हो जाएंगी, बाकी सारे सेक्शन आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से बहुत सारा नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट करना है। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट जो होता है, हम आते हैं मिडाइवल की बात करते हैं। आपको, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये आइडिया बिल्कुल पता हो जाएगा कि यहाँ एंशिएंट से कम क्वेश्चन आते हैं, मिडाइवल एंड मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन। उसके लिए मैं कुछ जरूरी टिप्स आपको लास्ट में बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी, उससे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने वाली हूँ, जो 5 से 7 मिनट का जो लास्ट में होगा मेरा वीडियो में, वो आप जरूर सुने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, आप एग्जाम के बाद बताएंगे आप खुद मुझे कि कितना इंपॉर्टेंट वो था आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, हम अगर मिडाइवल की बात करते हैं, तो मिडाइवल थोड़ा लंबा हो जाता है, काफी बड़ा इसका सिलेबस बड़ा हो जाता है, या यूं कहें कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मिडाइवल से यूपीपीसीएस में। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए कि उसको एक एरिया लिमिटेड लिमिटेड तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है वो। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट मैं बात, एक तो मैंने बताया कि आर्थिक व्यवस्था पढ़ लेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो, अगर मुझे जो मिडाइवल में लगता है, वो है स्थापत्य कला। आर्किटेक्चर से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, 5, 6, 7 क्वेश्चन, इधर उधर उल्टा कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, ये फिक्स है, उनका पैटर्न है बिल्कुल। तो वहां से आप आर्किटेक्चर को, आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर को, स्पेशली मुगल कालीन जो थे और दिल्ली सल्तनत के, वो आप जरूर देख लेंगे, बहुत अच्छे से देख लेंगे। मुझे उम्मीद है 4 से 5 क्वेश्चन आपके वहां से आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा नहीं देखना है, थोड़ा उनकी विशेषताएं देखनी है, ठीक है। और कब हुआ था, क्रोनोलॉजी, कभी क्रोनोलॉजी इसमें ऐसे पूछा नहीं जाता है। उसके बाद आते हैं कि जो मिडाइवल एरा में जो विदेशी जो विद्वान आए थे हमारे देश में, वो किसके शासन काल में आए थे और कब आए थे, और उनकी क्रोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्रोनोलॉजी एंशिएंट में भी पूछा जाता है, तो एंशिएंट में भी देखेंगे विनसोंग कब आया। वैसे तो विनसोंग तो मिडाइवल की बात है, हर्ष के शासन काल में आए थे, और बाकी जो आए थे उनकी आप देख लेंगे एक बार क्रोनोलॉजी, जो एंशिएंट टाइम में भी आए थे। तो वहां पे लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन मिडाइवल के जो भी विदेशी विद्वान आए थे हमारे देश में, और उनकी पुस्तक, बुक्स कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिडाइवल का बेस है, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, और ये, ठीक है। और विदेशियों ने क्या, कौन कौन से बुक्स लिखे और किन के टाइम पे आए थे, और उनकी क्रोनोलॉजी क्या है, आने का टाइम क्या है। उसके बाद एक और क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, जो हमेशा क्रोनोलॉजी फॉर्म में पूछा जाएगा, कोई और फॉर्म में कभी नहीं शायद पूछा जाता। सबसे जो युद्ध हुए, जितने युद्ध हुए, ठीक है, पानीपत से चंदेरी, जितने युद्ध हुए, उनका एक कालक्रम पूछा जाता है। वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और उसे आपको देखना है। उसके बाद कभी कभी शासन काल पूछा जाता है, तो शासन काल में जनरली आप देखेंगे तो मराठा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है, लेकिन आप पेशेंस के साथ इसे सुन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि खुद आप बताएंगे कि कितना यूजफुल आपके लिए रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, एक तो शासन जो व्यवस्था होती है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे कौन से अधिकारी हैं, और किसके टाइम के नहीं, कौन से अधिकारी किस विभाग के अध्यक्ष है,
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे शासक है जिनके कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनके देख लेंगे। फिर आप शासकों के थोड़ी क्रोनोलॉजी देख लेंगे, स्पेशली इन दिल्ली सल्तनत एरा, उनके क्रोनोलॉजी को आप जरूर देख लेंगे क्योंकि वो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे। और जो मुगल कालीन है उसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो वो अगर क्रोनोलॉजी पूछा जाएगा शासकों का तो वो 1707 के बाद का, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद की वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आपको उसे ठीक से एक जगह नोट करके सिनॉप्सिस बना के आपको याद करना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कौन से कलाकार विद्वान किसके किसके कोर्ट में आते थे, ठीक है। कौन से ऐसे शासक थे, अकबर के समय कौन थे, जहांगीर के समय कौन से भी ऐसे जो कलाकार थे वो थे, उनके कोर्ट में आते थे, उनके दरबार में आते थे। तो वो आपको जरूर देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपको आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से देखना है। अब आते हैं सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है पूरे, अगर मेडाइवल की बात करती हूँ तो वो है बुक्स एंड इनके जो ऑथर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मैं आपको बता दूंगी कहाँ से आपको करना है, अभी नहीं, अभी तो आप पढ़ लीजिए, जहां से मिलता है आपको वो एक बार पढ़ लीजिए। और वहां के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी एक आपको पूरी लिस्ट बनानी है, कम से कम 20-22 जो बुक्स हैं, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर 25 पॉइंट्स ऐसे याद करने हैं तो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर हम रेशियो देखते हैं तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो वहां से आप बनाएंगे, वो पूरी लिस्ट बनाएंगे और वहां आपको देखना है कि उस लिस्ट को बनाने के बाद ये मिडाइवल की है, इसमें कौन सी पुस्तक लिखी, किस विद्वान ने लिखी। कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है लेकिन वो स्टेटमेंट जनरली यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो उस लिस्ट को आप तैयार कर लेंगे। एक दिन आप अगर कहते हैं मैं वो लिस्ट बोर्ड पे आपको लिख कर, ठीक है, आपको अपलोड कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहाँ से आता है जनरली, मैं ये नहीं कहती कि 100% वहीं से आ जाएगा, लेकिन उससे कम आपको 80% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम भक्ति आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आप जाइए। भक्ति आंदोलन में क्या होता है, एक तो उनके क्षेत्र पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएं पूछे जाती है, और कौन से जो भक्ति आंदोलन कार्य जो नेतृत्व करता है किस आंदोलन से जुड़े हुए ये क्वेश्चन। और कभी कभी उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि किस समय कौन सा आंदोलन हुआ था, भक्ति सुधार आंदोलन जो हुआ था। भक्ति आंदोलन सिर्फ नहीं कहेंगे, सुधार आंदोलन भी कहेंगे, सामाजिक सुधार आंदोलन को भी इसी के साथ हम पढ़ेंगे, तभी वो जरूरी। और उसके बाद देखेंगे क्रोनोलॉजी में, कभी कभी क्रोनोलॉजी में उनके नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ देता है, महावी आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, वो भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, वो मैचिंग में पूछा जाता है। तो आप उसको अच्छे से देख लेंगे। उनके कभी कभी राइटर्स भी वो होते हैं नेतृत्वकर्ता, तो उनकी अगर कोई फेमस बुक है वो बुक आप वहीं पे साइड में लिख लेंगे, ठीक है। आप इसकी भी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है जनरली, ये क्वेश्चन पूछा, दर्शन जो होता है और दार्शनिक उससे जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन है, जितने दर्शन है उनसे रिलेटेड जितने भी हैं, वैशेषिक है, सांख्य है, और जो भी इसके दार्शनिक है वो आपको 6 या 7 है टोटल जो इम्पोर्टेंट दर्शन है, और उनकी लिस्ट के सामने आप बना लेंगे कि उनके दर्शन को कौन है, ठीक है, दार्शनिक। उसके बाद आप युद्ध की एक क्रोनोलॉजी बना लेंगे, जो मैंने पहले कहा, मुगल कालीन जो युद्ध होते हैं और उसकी क्रोनोलॉजी एक जगह बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है बहुत, उसमें सिली मिस्टेक्स के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो इजी भी बहुत होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। एक दिन मैं और भी बड़ा वीडियो बनाऊंगी, शायद मैं 1 घंटे की एक वीडियो बनाऊं जिसमें बहुत इसको डिटेल में आपको एक एक जगह से बताऊंगी कि यहाँ से करना है और इतना करना है, और इस चैप्टर को ही सिर्फ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो विदेशी जो यात्री थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पहले की तरह, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य पढ़ना है, उनके भी जो कैप्टन हॉकिंस आए, कौन आया, किसके समय में आया, किस शासनकाल में उनको फरमान जारी किया गया, कौन से फोर्ट
उनको अलॉट किए गए, कहाँ उन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और ये जो 4-5 हैं, फ्रेंच हैं, ये जितने नीदरलैंड के हैं, ये इन सारे जितने विदेशी हैं साम्राज्य, इनको देख लेना है। और इनमें भी क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कभी कभी। पोर्चुगीज जो थे, वो सबसे पहले उन्होंने कहाँ आए और कहाँ उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई, उनका सेटलमेंट कहाँ हुआ, इंडिया के किस पार्ट में, ये भी पूछा जाता है। और उनके जो शासक थे, जो उनके कैप्टन होते थे, उनके नाम पूछा जाता है। वो 3-4 पूछा जाता है, सब में 3-4 इंपॉर्टेंट ही है। और ब्रिटिश में तो आपको बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, ब्रिटिश में कब फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, ठीक है। उसके बाद आप ये देखने के बाद और किस शासन काल में आप सबसे बड़ी बात, उसके बाद आप देखेंगे कुछ युद्ध हुए, आधुनिक भारत में कुछ युद्ध भी हुए। और उस युद्ध में कुछ प्रांत इंपॉर्टेंट है, जैसे संयुक्त प्रांत, अवध, ठीक है, ये आप जरूर देख लेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और ये देखने के बाद आप ये देखेंगे प्लासी का युद्ध कैसे कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, और कौन उसमें नेतृत्व किया, किसने उसमें रोका दिया, किसने उसको सप्रेस किया, ये जरूर देख लेंगे। आते हैं 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाए ये अलग बात है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो कभी क्रोनोलॉजी तो वैसे नहीं पूछे, इसमें क्रोनोलॉजी का कोई क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, लेकिन किसने कहाँ नेतृत्व किया, किस जगह पर नेतृत्व किया, नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, और किसने उसको सप्रेस किया, किस अंग्रेज अधिकारी ने उस जो विद्रोह हुआ जिस जगह पे, उसको कहाँ सप्रेस किया, किस अधिकारी ने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे एक बार आप, और संयुक्त प्रांत का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लेंगे। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं कुछ आधुनिक भारत में ही 1707 के बाद जब अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद जो शासक आए उनकी क्रोनोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक जगह आप समझ लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद कौन कौन बहुत बड़े शासक नहीं आए, लेकिन उससे लेके 1707 से लेके 1858 तक, ठीक है, वहां तक की आप क्रोनोलॉजी एक बार आप देख लेंगे, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बंगाल में भी जो शासक आए और कौन कौन से वहां युद्ध हुए, उनके आपको देख लेना है एक बार। और कभी कभी इसमें संधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो संधि कौन से हुए, किस युद्ध के बाद हुए, किन के बीच हुए, और किन प्रांतों, उसमें कौन कौन से प्रांत सम्मिलित रहे उन संधियों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं हम 1857 हो गया हमारा किसान आंदोलन, क्योंकि अवध भी प्रांत हो रहा है, किसान आंदोलन का एक केंद्र रहा है। तो किसान आंदोलन और कौन कौन से उनके जो लीडर्स थे, उनका क्षेत्र, उनके लीडर्स, और कौन कब विद्रोह हुआ, लीडर्स का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसान आंदोलन जरूर देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया में आते हैं, तो यहाँ भी प्रमुख जो धार्मिक आंदोलन है, ठीक है, वहां भी आप अच्छे से उनको देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये पूछे जाते हैं जनरली, मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, कभी कभी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जनरली ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं जो प्रमुख नीतियां हैं, दो नीतियां जो होती है, एक तो आर्थिक नीतियां जो अंग्रेजों की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी नीतियां थी आपको 6-7 इंपॉर्टेंट नीतियां हैं वो हो जाएंगे। शिक्षा से रिलेटेड जो नीतियां हैं वो आपको देख लेना, और किसमें क्या प्रोविजन था, ठीक है, शिक्षा में कौन से प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था, ये भी आपको देख लेना, कब वो आया था, मैचिंग में इसमें जरूर पूछा जाता है, ठीक है, चासू डिस्पैच कब आया, ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे। अब आते हैं जो एक आयोग का गठन हुआ, कभी बाढ़ आयोग का गठन हुआ, कभी जो भूखमरी जब हो जाती थी देश में, अकाल की स्थिति जब होती थी, उसके बाद जो स्ट्रेची आयोग, जितने आयोग आए आपको, पुलिस आयोग बना, वो आयोग किसके शासन काल में बना, कौन से उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके नेतृत्वकर्ता जो थे उनके लीडरशिप में वो बना, उस टाइम को भी आप देख लेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये हर जगह इक्वली इम्पोर्टेंट है, अधिनियम जितने थे, एक्ट्स थे, वो आपको देख लेंगे, ठीक है, जो एक्ट शुरू हुए वो टोटल एक्ट्स के और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं उनकी, किसमें क्या प्रोविजन है, उसको 3-3 लाइन बहुत ज्यादा करेंगे, इंपॉर्टेंट आपको वहां से आपको एलिमिनेट करके निकाल के
आपको एक बना लेनी है, पूरी लिस्ट बनानी है। 3 से 4 उसमें पॉइंट्स होने चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो आपकी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, किसी और अधिनियम का प्रोविज़न कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए इसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है? 1919 वाले अधिनियम में क्या था, 9 वाले में क्या था, 1861 में क्या था, जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आप देख लेंगे कि कौन-कौन से जो वायसराय थे, ठीक है? वायसराय देख लेंगे, गवर्नर जनरल देखेंगे, बंगाल के जो गवर्नर थे उनकी एक लिस्ट देख लेंगे, उनकी क्रोनोलॉजी में आपको सबसे ज़्यादा जहाँ मिल जाएगा, आपको स्पेक्ट्रम में एक लिस्ट दी हुई है। आप अगर देखेंगे शायद स्टार्टिंग में या एंड में दिया हुआ है, शायद एंड में दिया हुआ है, ठीक है? वहाँ आप देखेंगे कि जितने गवर्नर थे, वायसराय थे, इन सबकी लिस्ट है और उनका इम्पोर्टेंट काम ज़रूर देख लेंगे, या फिर उनके टाइम पे जो रिफॉर्म हुए, कोई पॉलिसी आई या फिर जो युद्ध हुए, वो आप ज़रूर देख लेंगे, या फिर कुछ ऐसा प्रोविज़न आया, ठीक है? ये ज़रूर देख लेंगे आप। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके टाइम पे आया, उसके उसमें क्या-क्या प्रोविज़न थे, जो प्रांतों का विलय किया गया, वो किसके समय आया, और प्रांतों की जो क्रोनोलॉजी ज़रूर पूछी जाती है यूपीपीसीएस में, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किस विलय नीति के तहत सबसे पहले कौन सतारा, नागपुर, जितनी आए इनकी आपको टाइम डेट वो सॉरी ईयर के साथ ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कह देता है कि कौन सा एक गलत है या कौन सा एक सही है। गलत ही जनरली इसमें पूछा जाता है, कौन सा गलत है। एक आप उसको एलिमिनेट करना होता है, तो आप उसे याद कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं एक मुगल मुगल कह रही हूँ मैं, अगर हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत आपको पता चल जाएगा। इसमें 2-3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनकी जो व्यवस्था होती थी, राजस्व व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टैक्सेस उनके होते थे, टैक्स रिफॉर्म क्या होता था, उनके प्रोविजन कैसे थे, चौथ सरदेशमुख क्या होता था, और उनसे जो रिलेटेड अधिकारी होते थे, ठीक है, वो जरूर पूछे जाते हैं। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, आपको एक लिस्ट छोटी सी बनानी है, उनकी क्रोनोलॉजी जो है, जो मराठा शासक थे, उनके जो वंशज हैं, उनकी क्रोनोलॉजी जरूर पूछी जाती है, अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो वहां पे आप मराठा से ये दो उनकी सामाजिक व्यवस्था भी देखेंगे। आप ध्यान रखें कि पीटी का जो क्वेश्चन होता है ना, कुछ चीजें जो हम कहते हैं कि बहुत टफ लग रहा है, इसका मतलब होता है वो प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और जब ये स्टेटमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। आप किसी भी टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं, किसी भी साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, उसकी जो इकोनॉमिक जो उसके सिस्टम है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इन सिस्टम को बहुत आपको तरीके से जानना है। ये पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो हर चाहे एंशिएंट की बात करें, मेडाइवल की बात करें, जो इम्पोर्टेंट आपको एरा लगता है, टाइम लगता है, एम्पायर लगता है, उसकी इन दोनों सिस्टम को जरूर पढ़ लें, बहुत जरूरी है। अब आते हैं कांग्रेस के, अब आते हैं 1857 की हमने बात कर ली। अब कांग्रेस के गठन क्या थे, तो आप कांग्रेस के गठन जब एस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ था, तो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, 6-7 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका उसी समय उनका गठन हुआ, ठीक है, वो आपको देख लेने हैं। एक छोटी सी लिस्ट से 7-8 ऑर्गेनाइजेशन है उसी टाइम की, उससे थोड़े से पहले की बात है, और ये ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो लीडर है वो भी इम्पोर्टेंट, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जरूर देख लेंगे। कभी कभी इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुए थे, या फिर इनकी क्रोनोलॉजी जनरली इसमें नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जा सकता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आप जरूर संस्थान देख लेंगे कि कौन कौन से संस्थान की स्थापना हुई। अब आते हैं गांधीयन एरा की बात करते हैं। तो गांधीयन एरा आपको पता है कि किसी न किसी रूप में आपको 3-4 क्वेश्चन तो आना ही है। तो गांधी जी के आने से, और उनके मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि गांधी जी के जितने समाचार पत्र उनसे रिलेटेड है, जो मैगजीन्स रिलेटेड है, या फिर जो संस्थान उनसे रिलेटेड, चाहे अफ्रीका की बात हो, दक्षिण अफ्रीका की हो, चाहे इंडिया की बात हो, वो आप एक लिस्ट बना के देख लेंगे। मैंने वैसे एक प्रीवियस अपने वीडियो में पूरी लिस्ट बता दी, ठीक है। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से शुरू होकर आजादी तक हमें देखना है जो इम्पोर्टेंट चीज है, उनके जो आंदोलन है
उसमें जो प्रोविजंस है, और सबसे बड़ी बात है वहां देखने के बाद आपको कुछ चीजें डेट वाइज भी कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं कांग्रेस का जब गठन हुआ, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी उसमें क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछा जाता है कि कहाँ पे अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर उससे रिलेटेड कोई ऐसा होता है स्टेटमेंट दे दे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वन लाइनर इसमें क्वेश्चन नहीं आता है कि कौन अध्यक्ष, जनरली नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जो भी कांग्रेस के इम्पोर्टेंट जितने अधिवेशन है, ठीक है, 12-15 अधिवेशन जब आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले जो एक और है 1900, बाकी तो सब इम्पोर्टेंट बहुत है, आपको असहयोग आंदोलन भी इम्पोर्टेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन भी, गांधी इरविन, हाँ यहाँ से क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। असह सबने अवज्ञा आंदोलन था, और वहां 1930 से लेकर और 1934 तक की टाइम पीरियड में जितनी घटनाएं हुई हैं, जितनी बैठकें हुई हैं, गोलमेज सम्मेलन हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, मैकडोनल्ड जो समझौता हुआ, उसको प्रोविजन आपको देख लेना है, और किन के बीच और कब हुआ। हो सकता है इसमें डेट भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आएंगे 1939, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन का देखेंगे, और उसके बाद जब उसके बाद जो दूसरा टाइम पीरियड है ना, वो है 1942 से लेके 1940 से लेके 1947 तक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। वेबल समझौता कब हुआ, शिमला समझौता, जितनी चीजें हैं, कैबिनेट मिशन कब आया इंडिया में, उसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे, इतनी जितनी चीजें हैं ना, कब आए, किस सीक्वेंस में, इनकी क्रोनोलॉजी जरूर पूछी जाती है, ये सीक्वेंस देख लेंगे। और जो फॉर्मूला है उनकी कौन, कभी कभी जैसे दिया किस योजना के तहत भारत को आजादी मिली, माउंटबेटन योजना क्या थी, उनके प्रोविजन क्या थे, जिन्ना के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम थे, 14 सूत्रीय जो सूत्र थे, उनमें क्या प्रोविजन था, भारत की आजादी बंटवारे से संबंधित जितनी प्रोविजन थे उनमें क्या था, यहाँ आप जरूर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रही मेरी पूरे जो एनालिसिस है आपको समझाने के लिए। तो आप अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में, अभी मैं बताने जा रही हूँ थोड़े रिसोर्सेज के बारे में, थोड़े बताऊंगी, एक और वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ये है कि किसी भी हाल में आप यूपीपीसीएस की, अगर हम हिस्ट्री सेक्शन की बात करते हैं, तो आप एनसीईआरटी को करना है, किसी भी हाल में करना है। कुछ चीजों के लिए, जैसे मॉडर्न इंडिया के कुछ पार्ट के लिए, मुझे लगता है थोड़े बहुत पार्ट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो काम देगा, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, मेरा ये मानना है। मैंने उसे किया है, सफिशिएंट नहीं है। तो आपको एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया की जो है, वो आप एक बार जरूर कर लेंगे। आप याद रखिए, एनसीईआरटी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई बना ही नहीं है, ना बनेगा। अगर कोई शॉर्टकट तरीका आप अपनाते हैं तो आप रिस्क जोन में हैं, हमेशा याद रखे चलिएगा, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं। हाँ, स्मार्ट तरीका जरूर होता है, बट शॉर्टकट तरीका नहीं होता। तो आप एनसीईआरटी, सतीश चंद्रा थोड़ी लेंदी बुक है जो मुझे पर्सनली लगता है, तो उसके लिए आप तमिलनाडु बोर्ड को थोड़ा देख लेंगे, और कुछ जो मैंने सिस्टम बताया, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, व्यवस्थाएं जो है प्रशासनिक जितनी, वो आप देख लेंगे थोड़ी बहुत इनसे, सतीश चंद्रा से, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया में आपको पता है एक बहुत मोटी सी बुक है, स्पेक्ट्रम, जो कि कुछ चीजों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप उनके हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है। अदरवाइज वो अगर करना भी है आपको तो मेंस में करना है, तो बिपिन चंद्रा की आप ले सकते हैं मेंस के लिए। मेरा मानना बात है कि बहुत सेलेक्टिव उसमें से जो चैप्टर है, कुछ उसके पीछे लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ टेबल बनाए हुए हैं, कुछ लिस्ट बनाई हुई है, वहां से आप चीजों को देख लेंगे, या कुछ जहां मैंने अधिनियम देखना है वहां से आप उसकी प्रोविजन वहां से नोट डाउन कर लेंगे, वहां से ले लेंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा जल्दी कवर करना। और एक बुक है 12th क्लास की, एनसीईआरटी की, मॉडर्न इंडिया की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। मराठा साम्राज्य, जितनी मैंने बातें कही वो आपको इजिली वहां मिल जाएगा। और सबसे 2-3 चीजें जो है आपको काम करना पड़ेगा यूपीपीसीएस को अगर क्रैक करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में आपने करके रख दिया तो अब इसकी जरूरत खत्म हुई, नहीं। आपको हर दिन कम से कम
2 घंटे अभी से ही, अभी आपने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि अभी कुछ कैंडिडेट थे जो बीपीएससी में भी अपीयर हुए, तो उनके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि अभी से लेके आपको 2 घंटा। और मेरा ये मानना है कि जैसे आप मॉर्निंग में जगते हैं तो थोड़ी स्लीपी होती है, कभी कभी बहुत हम एक्टिव नहीं फील करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उठते उठते कोई क्वेश्चन सेट लगा लीजिए, क्वेश्चन पेपर सेट लगा लीजिए कोई भी, ठीक है। मैं बेटर समझती हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन के सेट लगाएं, मेरे को जो लगता है आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है तुरंत। और कोशिश कीजिए कि 2 घंटे पहले आप वो क्वेश्चन सेट लगा के अपनी जो भी डेली रूटीन है अपना उसको आप फॉलो करें, मेरा जो मानना है, ठीक है। और जैसे ही आप कर लेंगे, रोज 2 घंटे कम से कम आपको देने हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को 2 घंटे देने ही देने हैं। और उसमें देखना है आपको कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन है, आपको जितनी मैंने सेक्शन बताई वो रिपीट होते रहते हैं, तो तभी मैंने ये वीडियो बनाई। और उस सेक्शन को देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा, और जहां बार बार रिपीट किया जा रहा है उनको आप एक कॉपी बनाएं, ठीक है, नोटबुक बनाएं, और उसमें उनको लिखते चले जाएं, इंपॉर्टेंट जगह को वो बार बार आएगा, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कितना लिखेंगे, तो उसको हाइलाइटर से वहीं पे हाईलाइट कर दें, ठीक है, जो कलर आपको अच्छा लगता है उससे हाईलाइट कर दें। और इसकी आप कम से 2 घंटा करते करते ही आपकी हो जाएगी कि आपके 3 से 4 5 बार कम से कम एग्जाम आते आते आप रिवाइज कर सकते हैं। और इतना रिवाइज कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको खुद भी समझ में आने लगेगा, कि आगे जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे का ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बिना आपके उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे नहीं होगा, 2 घंटा वहां देना है। और 2 घंटे के बाद मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगी कि कहीं से भी मॉडल जो भी आजकल आते हैं, क्वेश्चन सेट आते हैं आंसर के साथ, वैसे आंसर कोशिश कीजिएगा कि बाद में देखें, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कभी कभी आपका बहुत कम हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, मतलब 1.5 घंटा मैं कहती हूँ, 1 से 1.5 घंटा अभी प्रैक्टिस कीजिए। और करंट अफेयर्स पे बिल्कुल फोकस्ड रहिए, मैंने कल एक वीडियो बनाया है करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड, कैसे करंट अफेयर्स को करना है, क्योंकि एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, कोई भी एग्जाम, ठीक है, करंट अफेयर्स वहां से करना है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिवीजन, बार बार जो पढ़े बार बार रिवाइज करें। और इतना टाइम आपका स्ट्रेटेजी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको रिवीजन का सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। और प्लीज आप और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, मैं वेट करूंगी। थैंक यू।